देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड में नया मोड़ आया है। पर्यावरण एक्टिविस्ट और पद्म भूषण से सम्मानित अनिल जोशी ने डीजीपी और गृह विभाग को लिखित शिकायत देते हुए अज्ञात वीआईपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। 4 साल बाद इस मामले में अनिल जोशी की वाइल्ड कार्ड एंट्री ने केस में नया आयाम भी जोड़ दिया है। जोशी ने कहा कि मृतक अंकिता भंडारी की आत्मा की चिंता उन्हें सताती रही और उन्होंने अंकिता हत्याकांड में शामिल कथित वीआईपी की भूमिका की स्वतंत्र जांच की मांग भी की है। पुलिस ने अनिल जोशी की शिकायत पर कार्रवाई शुरू की है। इस कदम के बाद केस में नई जांच की संभावना और सवाल दोनों ही उठ रहे हैं। तो ऐसे में अब अंकिता हत्याकांड मामले में हर दिन नए नए एंगल देखने को मिल रहे हैं, नए नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में उत्तराखंड की आवाम को यह उम्मीद भी है कि आखिरकार क्या अब अंकिता हत्याकांड को लेकर के जो उनके परिवार पर बीती है, क्या उस परिवार को इंसाफ मिलने का वो वक्त, वो समय अब आ चुका है। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री ने केस में नया आयाम जोड़ दिया है। अंकिता से संदर्भित जो भी उत्तराखंड में पिछले कुछ लंबे समय से उसकी मर्डर हत्याकांड की चर्चाएं, जन भावनाएं एक बड़ा विषय बन चुकी है और सरकार की ओर से पहले चरण में कहीं कुछ दोषियों लोगों को सजा भी मिली है, पर सवाल कहीं कुछ अनुत्तर भी रहे जो कि लोगों में चर्चा का विषय बने। खास तौर से सोशल साइट्स में कई तरह के बातचीत और इस तरह दर्शाने की भी कोशिश हुई है कि अभी भी कुछ अज्ञात लोग खास तौर से वीवीआईपी के नाम से चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं और पूरे राज्य का माहौल और सत्य तो यह है कि जन भावनाएं इन सब चीज़ों से जुड़ी हैं। इसलिए ये एक ऐसी स्थिति बनी है जो कहीं आहत भी करती है। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। आईजी गढ़वाल डॉक्टर राजीव स्वरूप ने प्रेस वार्ता में बताया कि देहरादून के थाना बसंत विहार में पद्मश्री और पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिसके आधार पर नया मुकदमा पंजीकृत किया गया। डॉक्टर स्वरूप ने कहा कि मामले में शुरू से ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की थी, जिसमें विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी गठित की गई और तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध होने के बाद उन्हें उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। उन्होंने बताया कि अब इस नए मुकदमे के आधार पर सीबीआई आगे जांच करेगी। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि इस मामले में किसी भी प्रकार के भ्रम में न आए। तो देहरादून में लगातार अंकिता भंडारी मामले को लेकर के जो हमने देखा कि लंबे समय तक गुस्से की ज्वाला वहां पर भड़क रही थी और अब इस केस को लेकर के उम्मीदें जगी है। इस मामले में एफआईआर भी देहरादून में दर्ज हुई है और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। वार्ता जो है ये इसमें संबंधित जो एक मुकदमा जो पंजीकृत हुआ है बसंत विहार थाने में जनपद देहरादून में, एफआईआर संख्या 6/2026 धारा 368 249/45 बीएनएस, इसको शिकायतकर्ता डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी ने इसमें शिकायत की है, जो मशहूर पर्यावरणविद हैं और पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं। वादी द्वारा पंजीकृत कराए गए अभियोग में आरोपों की प्रवृत्ति और उनकी प्रकृति को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मुकदमे को सीबीआई से जांच कराने के लिए हमें आदेशित किया है। इसी संदर्भ में रेंज द्वारा जो सारा प्रकरण जो है वो पीएचक्यू को भेज दिया गया है और शासन स्तर से ये केंद्रीय जांच।
देहरादून में अंकिता भंडारी मामले को लेकर के कांग्रेस ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सीबीआई जांच की संस्तुति के बावजूद सरकार मामले को उलझाने का प्रयास कर रही है और बिना सिटिंग जज की निगरानी की जांच कराकर मामले को भटकाने की कोशिश भी कर रही है। गोदियाल ने सरकार से तुरंत जनहित में जांच के बिंदुओं को सार्वजनिक करने की मांग की है और कहा कि इस मामले में कथित वीआईपी की भूमिका साफ है, जिसके कारण अंकिता भंडारी की हत्या हुई। उन्होंने समयबद्ध सीबीआई जांच और वीआईपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर भी दिया। इस बीच देहरादून में वीआईपी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आप देख लीजिए और ये कहा गया कि मामले को भटकाने की पूरी कोशिशें की जा रही है, मामले में कथित वीआईपी की भूमिका स्पष्ट की जाए। ये बात यहां पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जाती है। कांग्रेस के अध्यक्ष ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार जिस तरह से इस पूरे केस में कथित वीआईपी का जिक्र होता हुआ आया है और ऐसे में कांग्रेस लगातार ये मांग भी कर रही है कि आखिरकार वो कथित वीआईपी कौन है। इस पर पूरी तरह से जो है वो पर्दा उठना चाहिए। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जो अब ये जांच चल रही है उसमें क्या क्या परतें अब खुलने वाली है। ये जांच किस दायरे में होगी? हम जांच ये चाहते हैं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कौन कौन लोग इस जांच को दबाने में शामिल थे, वो सब बेनकाब होने चाहिए और उन सब पर केस चलना चाहिए। वो वीआईपी कौन है उसको बेनकाब होना चाहिए, उस पर कानून के तहत मुकदमा चलना चाहिए। जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये हमारी मांगे हैं और ये तमाम मांगे उस जांच के बिंदुओं में शामिल हैं कि नहीं, इसको सरकार स्पष्ट करे। दूसरी बात, सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकरण में सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने विचारों को व्यक्त करने वाले लोगों को प्रताड़ित करना बंद करे। सरकार तमाम पत्रकारों पर, तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर और तमाम राजनीतिक लोगों पर दबाव बनाने के लिए जगह जगह केस कर रही है। कि अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया, टर्म्स जो रेफरेंस की हैं कि क्या क्या रेफर होगा उसके अंदर जांच के दायरे में, गोंदियाल साहब ने जैसा बताया अध्यक्ष जी ने, उसको अभी तक भी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। धामी सरकार अभी भी इस पूरी जांच को गुमराह करना चाहती है। और अब उत्तराखंड से खबर, जहां पर अंकिता मामले में सीबीआई जांच की घोषणा को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जनता से किए गए वादे के अनुरूप पीड़ित परिवार की मंशा और जनभावना का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। उन्होंने कहा कि बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो वीडियो के जरिए प्रदेश में भ्रम और अराजकता का माहौल बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। ऐसे में राज्य में फैली आशंका को दूर करने और पीड़ित परिवार का भरोसा बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। महेंद्र भट्ट ने सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जांच प्रक्रिया का सम्मान करने और अनावश्यक बयानबाजी से बचने की अपील भी की है। तो उत्तराखंड की लगातार खबर आपको बता रहे हैं कि सीबीआई जांच का ऐलान हो चुका है अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में। ऐसे में बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी प्रकट किया, धन्यवाद दिया कि सीबीआई जांच की परमिशन आखिरकार अब दे दी गई है और इससे पीड़ित परिवार ने जो मंशा जताई थी, आखिरकार पीड़ित परिवार की मंशा को भी सम्मान मिला है और सीबीआई की जांच में ये उम्मीद भी की जाएगी कि इस जांच में किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आएगी और दूध का दूध, पानी का पानी साफ होगा। बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और उन्होंने इस बात को कहा, पीड़ित परिवार की वो पुत्री है, उनके माता पिता से बात करने के बाद जो उनका अपेक्षाएं सरकार से होंगी उस अपेक्षाओं को पूर्ण किया जाएगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस परिवार की इच्छा अनुसार इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच के निर्देश दे दिए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और प्रदेश की जनता से अपील भी करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जन भावनाओं के अनुसार निर्णय लेती है और सीबीआई जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा।
वैसे मुझे कहते हुए मैं कह सकता हूँ इस बात को कि आज भी अपराधी जेल की सलाखों के अंदर है, और कोई भी अपराधी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बचने का न तो कोई सुन सकता है और न इस प्रकार की कोई कल्पना भी कर सकता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बीवीजी रामजी योजना को लेकर प्रदेश लेवल पर विशेष कार्यशाला आयोजित कर रही है, जिसे बाद में जिला लेवल तक भी ले जाया जाएगा। कार्यशाला का उद्देश्य कृषि और श्रमिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को योजना के लाभों के प्रति जागरूक करना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि योजना के तहत उत्तराखंड को 90-10 के रेशियो में वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। प्रत्येक जिले के लिए गठित टीमों के मेंबर योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में भूमिका अदा करेंगे। तो उत्तराखंड को वित्तीय सहायता दी जाएगी। 90-10 का ये रेशियो रखा गया है। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार नियंत्रण करने का मकसद एजेंडा यहाँ पर है। जिला स्तर पर टीमों से योजना लागू करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। कार्यशाला की तस्वीरें आप देख लीजिए, और उद्देश्य कृषि और श्रमिकों में जागरूकता लाना भी रहेगा। तो ये तमाम बीजेपी के जो चेहरे हैं वो इस कार्यशाला का हिस्सा बनते हुए दिखाई देते हैं। कई टिप्स भी यहाँ पर दिए जाते हैं और टीमों से योजना लागू करने के तमाम दिशा निर्देश इस कार्यशाला के अंतर्गत दिए गए। बीवीजी राम जी को विषय को लेकर है, और ये कार्यशाला आज प्रदेश स्तर की है। उसके बाद हर जिला स्तर पर हमारी कार्यशालाएं होंगी, और कृषि क्षेत्र में, श्रमिक क्षेत्र में इससे कितने लाभ होने वाले हैं उन सब विषयों को हम जन जन तक पहुँचाने वाले हैं, हर कृषक तक पहुँचाने वाले हैं। इस योजना से उत्तराखंड राज्य को बड़ी राहत भी है। 90-10 का रेशो है, उसके आधार पर धनराशि कामगारों को पहुंचेगी, और जो भ्रष्टाचार होता था उस भ्रष्टाचार में अंकुश लगाने के लिए भी अधिनियम में बहुत प्रावधान किए गए हैं। आज हमारी कार्यशाला, उस कार्यशाला में सभी हमने हर जिले के अंदर टोली बनाई हुई है, उस टोली के लोग। उत्तराखंड के सितारगंज की बात करेंगे। सितारगंज की तरफ से आ रही एक मोटरसाइकिल सवार की अमरिया रोड पर दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। आगरा गुरुद्वारा के पास ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने पीछे से बाइक को टक्कर मारी। हादसे में उत्तर प्रदेश के रहने वाले 17 साल के नवजोत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद में ट्रैक्टर ट्रॉली चालक वाहन समेत फरार हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। लड़के हैं, 17 साल के हैं। वो एम्बुलेंस के साथ आए थे, अपने पिताजी के साथ आए थे, और एम्बुलेंस में उनका क्रश्ड हेड था, बिल्कुल हेड जो इंजरी बहुत ज़्यादा सीवियर थी। हमने ईसीजी के माध्यम से उनको डेड डिक्लेयर किया है। बाकी अभी हमने आगे पुलिस की कार्रवाई चलेगी। एक लड़के हैं, 17 साल के हैं। वो एम्बुलेंस के साथ आए थे, अपने पिताजी के साथ आए। सितारगंज के शक्ति फार्म क्षेत्र की ग्राम सभा राजनगर में 4 बंगाली परिवारों की जमीन के पट्टे निरस्त किए जाने के बाद उसी भूमि पर दूध फैक्ट्री स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस फैसले के विरोध में प्रभावित परिवार धरने पर बैठे हैं और उनका कहना है कि सालों से ये भूमि उनका रोजगार और आवास दोनों रही है। अब पट्टा रद्द होने से गंभीर संकट यहां पर उत्पन्न हुआ है। प्रशासन ने बताया कि दूध फैक्ट्री सरकारी योजना के तहत स्थापित की जा रही है और मामले को नियमों के मुताबिक देखा भी जा रहा है। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, जबकि परिवार पुनर्वास और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो रोजगार और आवास दोनों ही संकट में है और प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। पुनर्वास और मुआवजे पर विचार किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर पीड़ित है, जिनकी मांगे हैं, उन पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इन लोगों की समस्याओं का समाधान होगा या नहीं, या फिर आश्वासन देकर के निपटा दिया जाएगा। तो रोजगार और आवास दोनों ही संकट में है और ऐसे में ये दोनों मूलभूत सुविधाएं जब संकट में आती है तो जाहिर सी बात है उस परिवार की पीड़ा क्या कुछ होती होगी वो सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है।
हमारे परम आदरणीय किरण मंडल जी ने जब अपना सीट छोड़ा था और हमारे परम आदरणीय माननीय विजय बहुगुणा जी को इस सीट से उपचुनाव लड़ाकर जब मुख्यमंत्री के पद पर आसीन किया था, तो उनका एक ही शर्त था माननीय किरण मंडल जी का क्षेत्र का कि बंगाली समाज के जो भूमि संबंधी जो विसंगतियां है इसको अब दूर करना है। आज भी मुझे याद है जेल कैंप में पहला जो चुनाव सभा हुआ था, उस सभा में मैंने भी जो है अपनी बंगाली समुदाय के जो लोग अपना भरण पोषण किसी तरह से खेती करके मेहनत करके कर रहे हैं, यदि उनकी उपजाऊ जमीन को उजाड़ करके उसमें फैक्ट्री लगाने का काम, उद्योग लगाने का काम और विकास का काम सरकार कराना चाहती है, ये घोर निंदनीय है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। सरकार को, सरकार के मुखिया को और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो इस क्षेत्र के विधायक हैं और मंत्री हैं सरकार में, उनसे मेरा निवेदन है कि अपनी सोच को गरीब परक बनाइए, गरीब के उत्थान की तरफ ले जाइए, गरीब को उजाड़ने का काम करके ये कोई सरकार के नुमाइंदे का। बढ़ते हैं आगे। टनकपुर बैराज में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा कदम उठाया है। एनएचपीसी टनकपुर की शिकायत पर तहसीलदार जगदीश नेगी के नेतृत्व में बैराज में अवैध रूप से संचालित 6 दुकानों को बुलडोजर चला करके हटाया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। उप जिला अधिकारी आकाश जोशी ने साफ किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगे भी ऐसे अवैध कब्जे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा और आम जन से नियमों का पालन करने की अपील भी की है। और अब उत्तराखंड के रुड़की की बात करेंगे। रुड़की में आंदोलनकारियों और पर्वतीय मूल से जुड़े विभिन्न संगठनों ने आज अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के एक संयुक्त प्रेस वार्ता की तस्वीरें आप देख लीजिए। इस दौरान संगठनों ने साफ कहा कि यदि अंकिता को न्याय नहीं मिला तो ये लड़ाई अब उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पर लड़ी जाएगी। प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने अंकिता भंडारी मामले की सीबीआई जांच को सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश की निगरानी में कराने की मांग की, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शिता जांच तय हो। संगठन पदाधिकारियों ने ऐलान किया कि 10 जनवरी को मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा, जबकि 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है। उन्होंने जनता से इस बंद को समर्थन देने की अपील की है। वक्ताओं का कहना था कि अंकिता भंडारी मामले में अब भी ऐसे कई राज से पर्दा उठना बाकी है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि इस मामले में शामिल तथाकथित वीआईपी आखिरकार है कौन और उनकी संख्या कितनी है। पदाधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार को सीबीआई जांच ही करानी थी तो ये फैसला 2.5 साल पहले क्यों नहीं लिया गया। अंकिता भंडारी को स्पेशल सर्विस देने के लिए प्रेशर बनाया गया था, जिसके कारण उसकी हत्या की। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि एक तो वो वीआईपी कौन कौन है, और उसमें ये पता नहीं क्योंकि पहले एक वीआईपी का नाम आया था, आज 3.25 साल बाद दूसरे वीआईपी का नाम आ गया। तो वो वीआईपी कौन कौन थे, कितने थे उस होटल, उस रिसोर्ट में, कब से ये काम हो रहा था। इससे तो यही साबित हो रहा है ना, जिस तरह से नाम आ रहे हैं, या भाजपा के पूर्व विधायक द्वारा और उनके पत्नी द्वारा आज जो उजागर किया गया, एक का तो नाम पहले से ही आ रहा था, पर दूसरे का नाम जो आज उजागर किया गया ये कुछ। लोहाघाट में बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया और इसी क्रम में स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में स्टूडेंट्स फॉर वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में युवाओं को एक साथ चुनाव होने से होने वाले लाभों की जानकारियां दी गई। वक्ताओं ने बताया कि इससे बार बार लगने वाली आचार संहिता, प्रशासनिक खर्च और समय की बर्बादी पर रोक लगेगी, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। छात्र छात्राओं ने इसे देश हित में बताते हुए अभियान को समर्थन दिया और लोकतंत्र को अधिक स्थिर और पारदर्शी बनाने का संकल्प भी लिया गया। और अब बड़ी खबर, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के आज उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया। ऋषिकेश में व्यापारियों ने बंद का विरोध किया। रुड़की और नई टिहरी में संगठनों ने बंद रखा है जारी। वीआईपी नामों के खुलासे की उठाई जा रही मांग। देहरादून में नहीं दिख रहा है बंद का असर। घंटा घर पलटन बाजार पूरी तरह से खुला हुआ है। तो अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर के
जहां पर एक तरफ परिवार की पीड़ा है तो दूसरी तरफ सियासत भी चरम पर है। ऐसे में मांग यही की जा रही है, आखिरकार उस राज से पर्दा कब उठेगा जब वीआईपी चेहरे का खुलासा होगा।